हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। मंथली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हम 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और आज इसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने जून मंथली और मई मंथली करंट अफेयर डिस्कस कर रखा है और इसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। अब आप कहेंगे कि कल तो ब्रेक हो गया, तो देखिए कल यदि ब्रेक हुआ भी है तो 1 महीने की करंट अफेयर की वीडियो एडवांस में यूट्यूब पर पड़ी हुई है मार्च महीने की, क्योंकि ये जो मैं आपको अप्रैल महीने की प्रोवाइड करा रही हूँ उसके जस्ट बाद जो मार्च महीने की वीडियो है ये मैं आपको टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगी और प्लेलिस्ट में भी इसे ऐड कर दूंगी, क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड करने से कोई मतलब है नहीं। मार्च का पूरा कंपाइलेशन यहां से मैंने पढ़ाया था। इसके बाद फिर मार्च के बाद आपको फरवरी फिर जनवरी की करंट अफेयर की क्लासेस देखने को मिलेंगी। 4 बजे डेली ये क्लास चल ही रही है। इसके अलावा पैरेलली शाम 7 बजे आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। अभी तक 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं, जनगणना, अपॉइंटमेंट, रामसर साइट और जीआई टैग। आज 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम इंडेक्स और रैंकिंग का कवर करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, नेपाल के 47वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बालेन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप सभी को मालूम है भारत का जो पड़ोसी है नेपाल, यहाँ पर जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ है जनरेशन जेड का, जिसमें कि 35 वर्षीय बालेन शाह को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई है और ये देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। ये एक रैपर थे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र ने 5 मार्च को हुए चुनाव में 275 में से 182 जीती। मेजोरिटी इनके नाम रही। तो ये जीत 1991 के बाद से नेपाल के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी गई। नेपाल से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप रिलेट कर ही सकते हैं, जैसे कि नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिस पर 32 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बना लिया है। हालिया अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर का यदि हम डिस्कशन करें तो साया जिंदान यमन की प्राइम मिनिस्टर, शाने ताकाइची जापान की, थाईलैंड की अनुतिन चारना विराकुल, लिथुआनिया की इंगा रुगेनियन, यूक्रेन के यूलिया स्विरिडेंको, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए 20 जुलाई को नए प्रधानमंत्री ज्वाइन करने जा रहे हैं। जब ये शपथ ले लेंगे तब मैं ऑफिशियली इसके बारे में बता दूंगी। भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टीन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरण्य मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया की जारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टा डी वेवर, कनाडा के मार्कानी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। अच्छा, न्यूजीलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिए, क्रिस्टोफर लक्सन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली 3 कंट्री के दौरे पर थे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सवाल दूसरा है, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा वायुबाण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना द्वारा ये विकसित किया गया है। ये एक स्वदेशी एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स प्रोग्राम है, जिसे मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर से दुश्मनों के ठिकानों पर निगरानी रखने के लिए, साथ ही सटीक आत्मघाती हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये रोटरी विंग प्लेटफॉर्म मतलब हेलीकॉप्टर से तैनात होने वाला स्वदेशी ड्रोन है। ये स्वचालित तरीके से काम करता है और रियल टाइम वीडियो भेज सकता है। 50 किलोमीटर तक की से अधिक की इसकी रेंज है और उड़ान समय यानी कि ये जो ड्रोन है ये 30 मिनट से अधिक समय तक हवा में उड़ सकता है। इसी से मिलते जुलते कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हमने देखे थे, जैसे कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम विक्रम 1 है। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम समुद्र प्रताप, यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है एएससी अर्जुन। अंतरिक्ष में क्लाउड9 भूतिया नामक आकाश गंगा खोजा है नासा ने। भारत के पहले स्वदेशी एफयूबीएस उभयचर ड्रोन का नाम अवतार है। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम वायुबाण, जैसे कि अभी जस्ट हमने देखा। और भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है, काल भैरव इसका नाम है। पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र है। सवाल तीसरा है, कौन सा राज्य है जो कि वन उत्पाद के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की ना, तो 1953 में भाषाई आधार पर गठित ये देश का पहला राज्य भी है। आर्टेमिस 2 की स्पेस एजेंसी का 50 साल बाद का मानव युक्त चंद्र मिशन है। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं नासा से, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इस अभियान में 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से चंद्रमा के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा, यहाँ लिखा है करेंगे नहीं, ये कर चुके हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर मैं आपको जुलाई में पढ़ा रही हूँ। ये मिशन भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी ठिकानों की स्थापना, साथ ही मंगल अभियानों की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण परीक्षण साबित होगा। और इस मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री, 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई शामिल रहे हैं। 1972 के इसके अपोलो प्रोग्राम के बाद चंद्रमा के पास जाने वाला इसका पहला मानव मिशन रहा है ये। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य ये कौन है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हालिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर केरला और तमिलनाडु, जहां 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केरला में है तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कर्नूल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई एयरपोर्ट। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जहां 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो ये कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। कहां पर है ये? लखनऊ में हो गया। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर हो गया? वाराणसी में। कुशीनगर एयरपोर्ट, ये कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर हो जाएगा? ये अयोध्या में। और अब आप रिलेट कर रहे हैं नोएडा का ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा ना, तब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर किया है? तो यहां से आप रिलेट करेंगे आंद्र रशल का नाम। हालांकि ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते रहे हैं आईपीएल में, लेकिन वैसे ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। ये 2014 से 2025 तक आईपीएल में केकेआर टीम का हिस्सा रहे। हालांकि 2012-13 में दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से खेलकर इन्होंने करियर की शुरुआत की थी आईपीएल की, और इनकी जर्सी नंबर 12 को ऑफिशियली तौर पर रिटायर किया गया है। और 2014 और 2024 में जो कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन थे आईपीएल की, तो ये इसका भी हिस्सा थे। अच्छा, आईपीएल से बनने वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको जून महीने के करंट अफेयर में पढ़ा चुकी हूँ। तो हम पीछे चल रहे हैं, पहले जून देखा, फिर मई और अब अप्रैल देख रहे हैं। किस देश में दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन शुरू की गई है? आंसर इसका जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जापान ने दुनिया की पहली विशेष रूप से कार्गो इनकी माल ढुलाई के लिए भी समर्पित बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी है। अब देखिए, इसे ऑपरेट कर रही है ईस्ट जापान रेलवे कंपनी। इसकी स्पीड है 275 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ भारत में तो पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही इतनी स्पीड से, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अब तो माल ढोने के लिए भी बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। किसने? जापान ने। वैसे हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो भारत में पैसेंजरों के लिए भी बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हुई है। वो तो शुरू होनी है अहमदाबाद से मुंबई के बीच, अभी तक ये शुरू नहीं की गई है। मे बी नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाए। लेकिन अब देखिए, इतना एडवांस है जापान की, कार्गो के लिए भी बुलेट ट्रेन शुरू कर दी है इसने, जिसका नाम है शिकानसेन ट्रेन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने ई व्हीकल इकोसिस्टम के लिए प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक, यानी कि अगले 2 सालों के लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में ई व्हीकल को तेजी से अपनाना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना। हालांकि हालिया जो स्थिति चल रही है देश में E20 जो विवादों में है, उसे देख करके तो ऐसा लग रहा है कि सच में ई व्हीकल ही अपनाना एक सेफ ऑप्शन है। अब इस योजना से जुड़ी मुख्य बातें ये है कि 2 साल के लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2028 तक के लिए। इसमें सब्सिडी और समय सीमा की बात करें तो 2 पहिया के लिए सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जो सब्सिडी दी जा रही थी। और ई रिक्शा, ई कार्ड पर जो सब्सिडी है 31 मार्च 2028 तक मिलेगी। एबल प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? विजेता इसकी
गेल्ड फाल्टिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जर्मनी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हैं और आप ये जरूर याद रखिए, मैथ्स के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान या मैथ्स के क्षेत्र का नोबल जो है ये इसी एबल प्राइज को दिया जाता है या माना जाता है। आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के पास पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनेंगी? ये ऑलरेडी बन चुकी है क्रिस्टीना कोच, जो कि नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। इस मिशन के तहत चंद्रमा के पास वो पहुंची हैं और 50 वर्षों से अधिक का जो मून मिशन था, जो आर्टेमिस 2 लॉन्च किया गया, ये नासा का था, ये हम देख चुके हैं। और नासा के करंट अफेयर यदि आप इस सीरीज से जुड़े हैं 12 महीने की सीरीज से, तो नासा की पूरी स्लाइड में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कौन सा देश है जो कि बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा पहला साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री बना? तो यहां से इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। साउथ ईस्ट एशिया जो बना है इंडोनेशिया। हालांकि कई ऐसी कंट्री है जो पहल कर रही है, जैसे कि सिंगापुर विचार कर रहा है, इसमें यूएई विचार कर रहा है, तुर्की विचार कर रहा है, ब्रिटेन विचार कर रहा है, लेकिन पहला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही है। अगला सवाल है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन और गिरते जल स्तर के कारण बिजली की भारी कमी से निपटने के लिए करीबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सोलर परियोजना की शुरुआत करी है? तो जिम्बाब्वे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, सबसे पहले मैप में देखिए आप, अफ्रीका के मैप में कुछ यहाँ पर आपको जिम्बाब्वे की लोकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे में करीबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की गई है। आपको मैं बता दूं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया जो इसका पड़ोसी देख रहे हैं, इसी के बीच में जाम्बेजी रिवर है, जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करती है। जिम्बाब्वे से ही बिलोंग करती है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। यहाँ पॉपुलेशन वैसे 1.66 करोड़ है, लगभग भारत के एक राज्य से भी कम यहाँ की पॉपुलेशन है। राष्ट्रपति एमरसन मांगावा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। हाल ही में सुर्खियों में रही निशा मेहता किस देश की स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त की गई है? तो आंसर इसका नेपाल हो जाएगा। अब निशा मेहता का नाम इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भारतीय मूल से है, कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एम्स नई दिल्ली से नर्सिंग में बीएससी की उपाधि धारण करी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से ये संबंधित है, जो हालिया चुनाव में, जो नेपाल में चुनाव हुए, इसके बाद सत्ता में आई और नए जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बालिन शाह बने हैं। किस देश में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सीएमएम के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक आयोजित की गई? देखिए, COP15 एक जलवायु परिवर्तन के लिए भी होने वाली बैठक है। यहाँ हम जीवों के संरक्षण वाला COP15 देख रहे हैं, जिसकी मेजबानी जो की है ब्राजील ने करी है। इस साल 23 से 29 मार्च तक ब्राजील सरकार की मेजबानी में संपन्न हुआ। एग्जैक्ट कहां पर? तो कैंपो ग्रांडे ब्राजील में, जिसकी थीम थी जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना, कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि पुरुष और महिला दोनों की ही कैटेगरी में पूछा जा रहा है। तो मेल कैटेगरी में हार्दिक सिंह, फीमेल कैटेगरी में ये नवनीत कौर को चुना गया है। अच्छा, यहाँ पर और कुछ अवार्ड हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को मिला। यहाँ इसका एडिशन याद रखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड्स का ये 8वां एडिशन था। तो यहाँ हार्दिक सिंह और नवनीत कौर, इन दोनों को ही 20-20 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। किस लेखक की जो आत्मकथा है, इन्हें एनबीसीसी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एनबीसीसी यानी कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से इनकी किताब को सम्मानित किया गया है। मतलब इनकी जो आत्मकथा है, जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, ये सम्मान उन्हें सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा की कैटेगरी में मिला है। द युवक प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? युविका कार्यक्रम के बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से रिलेटेड है। युविका की फुल फॉर्म है यू यानी कि युवा, वी यानी कि विज्ञानी, का यानी कि कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। अभी है क्या?
इसका उद्देश्य है स्कूली छात्रों के बीच साइंस एंड टेक के प्रति रुचि बढ़ाना। ये कार्यक्रम पूरे भारत में कक्षा 9 के छात्रों को टारगेट करता है। 2 सप्ताह का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका आयोजन इसरो के विभिन्न केंद्रों पर किया जाता है। मतलब कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो बच्चे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उन्हें पूरी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और ये पूरे प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में भविष्य के वैज्ञानिक को तैयार करने में स्टेम करियर को बढ़ावा देने के लिए। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। 18वां सवाल है, निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले सेलेस्टियल उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसे लॉन्च किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। पर्पस क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट जो पीएनटी है, पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग तकनीक का परीक्षण करना और गैलीलियो प्रणाली को मजबूत करना। अब इसमें उपग्रहों का जो निर्माण है ये जीएमवी स्पेन और थेल्स एलेनिया स्पेस जो कि फ्रांस की, इसके द्वारा किया गया। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल है रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन रॉकेट इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का। सवाल 19वां है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया जो अंतिम और चौथा सर्वे पोत है इसका नाम क्या है? इसका नाम आईएनएस संशोधक हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल 4 सर्वे पोत है जिसे याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। चारों के लास्ट में एक ही आता है। संध्यायक पहला था, दूसरा निर्देशक, तीसरा इक्षक, चौथा अब शामिल हुआ संशोधक। तो ये ट्रिक आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसका निर्माण जो है ये कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और आज ही के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये जो जीआरएसई है भारत की 29 नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। 4 बड़े सर्वे पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध जो है ये 30 अक्टूबर 2018 को किया गया था। अन्य सर्वे पोत में संध्यायक, निर्देशक और इक्षक रिलेट करेंगे। किस राज्य को एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। राजस्थान की जो हिस्सेदारी है रिन्यूएबल एनर्जी में ये 23.70% है पूरे भारत में। इसके बाद फिर महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है। वैसे यदि हम इंडिविजुअली बात करें यानी कि पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और रूफटॉप सोलर मतलब जो छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं उस हिसाब से इंडिविजुअली देखें तो गुजरात की हिस्सेदारी यहाँ पर 42.58 गीगावाट की रही है। तो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में हिस्सेदारी राजस्थान की है। इसके बाद जो राज्य है वो मैंने बता दिया। और गुजरात की स्थिति वैसे तो तीसरे स्थान पर है लेकिन विंड एनर्जी के हिसाब से और रूफटॉप सोलर एनर्जी के हिसाब से टॉप पर है। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक फाइनेंशियल हेल्प लगभग 61,000 की किस्तें और मैच्योरिटी पर लगभग 1.2 लाख रुपए ये प्रदान करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। ये योजना पुरानी लाडली योजना को रिप्लेस करेगी और पात्र लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से सहायता प्रदान करेगी। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो रहा इसमें चैंपियनशिप ओवरऑल रैंकिंग में कौन टॉप पर थी? कर्नाटका। अभी पहली बार आयोजित किया गया है इसलिए क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स सबसे पहले मेजबानी किसने की? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में इसका आयोजन किया गया। पहला ही एडिशन था 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। इसका शुभंकर था मोरवीर और इसमें ओवरऑल चैंपियनशिप बन करके या चैंपियनशिप जीती है इसमें कर्नाटका ने। कुल 38 मेडल, 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। छत्तीसगढ़ जो मेजबान था ये 19 मेडल के साथ 9वें स्थान पर है जिसमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। यहाँ पर एक लिस्ट हम देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स, इन सभी से रिलेटेड ये फैक्ट तो हटा दीजिए, जस्ट मैंने बताया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अभी तक 5 एडिशन हो चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भूल जाइए, 5वां इंपॉर्टेंट है। 2025 लिखा हुआ है लेकिन हुआ 2026 में है। राजस्थान में आयोजित किया गया। शुभंकर खम्बा घनी टॉप पर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
वैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, अभी तक इसके हो चुके हैं 7 एडिशन। पहला जब शुरुआत की गई थी दिल्ली से 2018 में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां भूल जाइए, 7वें की तरफ आइए। बिहार ने मेजबानी करी जिसका शुभंकर गज सिंह, टॉप पर इसमें महाराष्ट्र, मेजबान राज्य बिहार जो है इसमें 15वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आप लोगों के लिए याद करना इजी रहेगा। 2 एडिशन हुए हैं, दोनों दिल्ली ने होस्ट किए, दोनों में टॉप पर हरियाणा था और दोनों का शुभंकर उज्ज्वला था। खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी तक हुए हैं 2 बार, दोनों का आयोजन दीव में किया गया, दोनों का शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था। लेकिन पिछले एडिशन का विजेता मणिपुर, इस एडिशन को याद रखना है, 2026 में जो हुआ है कर्नाटका विजेता है। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में, डल लेक में, मध्य प्रदेश टॉप पर थी जिसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। 23rd नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी को निम्नलिखित में से किसकी मान्यता दे दी है? तो इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दी जा चुकी है। सबसे पहली बार डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है? तो इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा का ये एक ऐसा संस्थान है जिसे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूनिवर्सिटी के बराबर मान्यता दी जाती है। अब इसकी ऑटोनॉमी की बात करें तो इन विश्वविद्यालयों को पूरी शैक्षणिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे कि अपना सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, प्रवेश प्रक्रिया और फीस का निर्धारण जो है ये स्वयं कर सकती है। एनसीईआरटी का फॉर्मेशन ईयर 1961, दिल्ली में हेडक्वार्टर, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके अध्यक्ष हैं। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला ये मानव मिशन है। गलती से आप ये टिक ना कर दे कि चंद्रमा पर लैंड करने वाला मानव मिशन है, नहीं, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला ये मानव मिशन रहा है। ये नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और इस मिशन में ओरियन कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च कहां से किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर, अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटी टूवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर जो कि वर्कला बना है, ये कहां पर है? तो ये केरला में हो जाएगा। जीरो वेस्ट यानी कि यहाँ पर बीचेस में आपको सफाई देखने को मिलती है, यहाँ पर कचरा प्रबंधन बेहतर है। तो केरल का एक तटीय शहर, और ये पहल दुनिया भर के उन शहरों को मान्यता देती है जो कचरे को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्कला को क्यों चुना गया है? तो ये शहर कचरे को कम करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, साथ ही समावेशी रिसाइकलिंग मॉडल यानी कि पुनःचक्रण मॉडल को लागू करने में अग्रणी रहा है। यहाँ भारत के पहले वेटलैंड सिटी की बात की जाए तो इंदौर उदयपुर है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल जो शहर इस साल का रहा है लखनऊ हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध चित्रकार की 80-90 के दशक की ऑयल पेंटिंग जो कि यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग आपको नजर आ रही है, इसकी नीलामी में 167.2 करोड़ रुपए में ये बिक चुकी है, जो कि अब तक की किसी भारतीय कलाकृति के लिए हासिल की गई सबसे बड़ी कीमत थी। तो ये चित्रकार का नाम यहाँ से हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं राजा रवि वर्मा। इनकी ये पेंटिंग जो है ये मुंबई में सैफरन आर्ट की स्प्रिंग लाइफ ऑक्शन के दौरान बिकी है। खरीदा किसने है? तो प्रसिद्ध उद्योगपति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला ने इसे खरीदा है। अभी तक ना सबसे महंगी पेंटिंग थी 2025 में एमएफ हुसैन की। इस पेंटिंग का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है ये किरण नादार ने खरीदा था 118 करोड़ रुपीस में। अभी कृष्ण यशोदा की पेंटिंग बिक चुकी है 167.2 करोड़ में। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो ये पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा। पर्पस क्या है? तो वाल्मीकि नगर को एक प्रमुख इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना और जंगल सफारी जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना। भारत के पहले खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है क्वीर, इससे आप क्या समझते हैं? ये शब्द उन लोगों के लिए है जो अपनी लैंगिक पहचान या यौन रुझानों को किसी एक पारंपरिक कैटेगरी में नहीं बांधना चाहते। ना तो वो खुद को महिला मानना चाहते, ना पुरुष, यानी कि ये खुद अभी कंफ्यूज है, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं।
तो क्वीर शब्द इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैंने LGBTQ कम्युनिटी जब आपको पढ़ाई थी तब इसका डिस्कशन भी किया था। तो ये बिलोंग करती है पश्चिम बंगाल से। इन्होंने टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर के ये उपलब्धि हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया 500 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर। इसका संचालन नाभिकीय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। ये काम कैसे करता है? तो पारंपरिक परमाणु रिएक्टर के अपोजिट ये रिएक्टर जितनी ईंधन की खपत करेगा उससे कहीं अधिक मात्रा में नया ईंधन पैदा करेगा, और ये रिएक्टर सामान्य पानी की जगह तरल सोडियम का कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसरो ने अपने किस मिशन के डेटा के आधार पर चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ का नया नक्शा जारी किया है? आंसर इसका चंद्रयान 3 हो जाएगा। अभी क्या है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के जो वैज्ञानिक है इन्होंने चंद्रयान 3 के डेटा का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाया है कि चांद के साउथ पोल पर मिट्टी के नीचे बर्फ कहां कहां पर छिपी हुई है। तो ये जानकारी भविष्य में चांद पर इंसानों के बसने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बर्फ से ही पानी और ऑक्सीजन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है? क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। वंतारा यूनिवर्सिटी, जो कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे जो है अनंत अंबानी, इनकी पहल पर स्थापित की गई है। ये दुनिया की ऐसी पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरीके से वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है। जामनगर में है। वंतारा प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। इसका पर्पस है वन्य जीव संरक्षण, पशु चिकित्सा और इकोसिस्टम के स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञों को ट्रेनिंग प्रदान करना। ये यूनिवर्सिटी जो है ये जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी और संरक्षण नीति जैसे क्षेत्रों में यूजी, पीजी और विशेष प्रोग्राम पेश कर रही है। देखिए, अनंत अंबानी ने ही इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना करी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित यानी कि बिना ड्राइवर के पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च कर दिया है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में यह लॉन्च किया गया अप्रैल के महीने में, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुर्ला और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच इस 8.85 किलोमीटर के ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास किया, जो 22 स्टेशनों के साथ बैटरी से चलेगी। इसमें हालांकि ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर के ये चलने वाली पॉड टैक्सी है, जिसमें कि लगभग 4 से 6 लोग सवार हो सकते हैं। स्पीड इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पुनः सांगशो 2 टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनसाक्शो प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी हालांकि मैंने डिस्कशन किया था। इसकी कुल क्षमता जो है 1020 मेगावाट की है। ये सितंबर 2025 से भारत को अधिशेष बिजली का निर्यात कर रहा है। तो इसके लिए जो टैरिफ प्रोटोकॉल है, इसके लिए समझौता किया गया है रिसेंटली अप्रैल के महीने में दोनों देशों के बीच। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो आपको आरोग्य वन याद रखना है। इसके तहत जो नेशनल हाईवेज है, इसके किनारे जो खाली पड़ी भूमि है, इस पर औषधीय वृक्षारोपण है जो कि ये किया जाएगा, यानी कि मेडिसिनल प्लांटेशन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा NHAI ने परागकणों के संरक्षण के लिए बी कॉरिडोर पहल की भी शुरुआत करी है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें दुनिया भर में वनों की कटाई पर चिंता जताई गई है? तो ये रिपोर्ट रिलीज करी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल के महीने में। ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में कितने जंगल बचे हैं, और 2026 में जारी जो रिपोर्ट है ये चिंताजनक है, क्योंकि खेती और शहरों के लिए जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में किस भाषा में संविधान का जो नवीनतम संस्करण है ये जारी किया है? तो सिंधी भाषा में ये रिसेंटली जारी किया गया, यानी कि अप्रैल के महीने में जारी किया गया, जिसमें भारतीय संविधान को देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में प्रस्तुत किया गया है। तो सिंधी भाषा दिवस जो 10 अप्रैल को मनाया गया ना,
इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय संविधान का जो नवीनतम संस्करण है ये जारी कर दिया है। अब आजादी के बाद पहली बार सिंधी भाषा में संविधान का ऐसा प्रकाशन किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मतलब संविधान का ये एडिशन सिंधी भाषाई लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किए जा चुके हैं कैलाश सत्यार्थी, और ये इस अवार्ड के 5वें विजेता हैं। कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इन्हें सम्मान समाज और बच्चों के कल्याण में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए मिला। देखिए, ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में। सबसे पहली बार इससे सम्मानित किए गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी लता मंगेशकर के नाम पर अवार्ड, इसका मतलब ये नहीं कि सिंगिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो शुरू किया गया था, उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया, दूसरी बार आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की छोटी बहन है। अमिताभ बच्चन जी को ये दिया गया 2024 में, जो कि इसके तीसरे विजेता थे। चौथे विजेता कुमार मंगलम बिरला, जो कि लास्ट ईयर सम्मानित किए गए थे, और इस बार इसके 5वें विजेता बने हैं कैलाश सत्यार्थी। निम्नलिखित में से किस देश में 9वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अप्रैल के महीने में ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। मॉरिशस जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। एडिशन याद रखिए 9वां है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया। भारत को रिप्रेजेंट किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिसकी थीम थी हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, यानी कि कलेक्टिंग लीडरशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 रिलीज की, जिसमें कि भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया गया? याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि IMF के द्वारा ही रिलीज की जाती है, और इसकी रिपोर्ट में भारत की जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस साल के लिए 6.4% बताई गई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट रिलीज की? अभी हमने जस्ट देखा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करती है, जिसमें कि दुनिया भर में 180 देशों में भारत को 157 प्लेस पर रखा गया है। इस साल टॉप पर नॉर्वे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है। अब ये जेंडर गैप रिपोर्ट है क्या? कितने देशों को यहाँ पर नापा गया है? भारत की रैंकिंग क्या है? टॉप का देश कौन सा है? ये शाम की क्लास में आप जोड़ना बिल्कुल ना भूलें, वहां हम देखेंगे। किस देश ने सुशांत कौल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसी कंट्री का दौरा करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली गए हुए थे। तो ऑस्ट्रेलियाई सेना के 145 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सेना प्रमुख बनाया गया। सुशांत कौल नाम है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश रहा है। कौन सा देश है जो वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो चाइना यहाँ से ये राइट आंसर है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना फिर से भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर ये ऐतिहासिक पहुंचा है। अमेरिका के साथ ट्रेड भारत का लगभग 140 अरब डॉलर रहा है। हालांकि चाइना के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड जो है ये 112.16 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो कि चिंता का विषय है। ट्रेड डेफिसिट की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुआ साइक्लोन 4 अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच किया गया? देखिए, साइक्लोन लिखा हुआ है। साइक्लोन का 4th एडिशन भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित किया गया। यदि यहाँ पर एक और शब्द में ऐड कर देती डेजर्ट साइक्लोन, तब ये भारत और UAE के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्बन टैक्स को बढ़ा करके दुनिया में सबसे अधिक कर दिया है? आंसर इसका डेनमार्क है। ये एक यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क का कार्बन टैक्स क्या कहता है? इसने सबसे सख्त कार्बन टैक्स कानून बनाया है। मतलब कि वहां की कंपनियां जितना ज्यादा कार्बन यानी कि धुआं छोड़ेंगी, उतना ही ज्यादा उन्हें टैक्स देना होगा। और ये कदम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उठाया गया। ये वही डेनमार्क है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन इंडेक्स में टॉप पर, यानी कि भ्रष्टाचार यहाँ सबसे कम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है करप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है? 91, 92, 93, 94 क्या है? हाल ही में 27 अरब साल पुरानी याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करें।
ये हो जाएगा कर्नाटका में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये स्थल पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में स्थित है। याना गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दो प्रमुख चोटी हैं, भैरेश्वर और मोहिनी। कृषि के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसे मिला है? इसके विजेता डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एम एस स्वामीनाथन के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर मेंशन भी है। ये पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जिसके विजेता इस साल श्रीनिवास राव हैं। अगला सवाल है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया? आंसर साध्वी सतीश शैल हो जाएगा। अब देखिए, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड भी लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका? मिस इंडिया का खिताब साध्वी सतीश शैल ने जीता है। अब आने वाला जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ये गोवा को रिप्रेजेंट कर रही थी साध्वी शैल। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता में ये मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है। इसमें महाराष्ट्र की जो राजनंदिनी पवार है पहली रनर अप यानी कि दूसरे स्थान पर, और जम्मू कश्मीर की अद्वैता इसमें दूसरी रनर अप यानी कि तीसरे स्थान पर रही हैं। और ये इस बार का 61 एडिशन रहा था। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो खबरों में था, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यहां से लद्दाख राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, लद्दाख में लेह में स्थापित किया जाएगा, सिंधु नदी के तट पर। और इस परियोजना का उद्देश्य है जो प्राचीन चट्टानी नक्काशी है, पुराने जमाने के जो पत्थर होते थे इस पर जो नक्काशी की जाती थी, इसे संरक्षित करना इसका पर्पस है। यहां से 2-3 पॉइंट आप याद रखें। पहली बात तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित होना कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख में कहां पर? लेह में। किस नदी के किनारे? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे की थीम पूछी जा रही है। आप सभी को मालूम है 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। हालांकि डेज एंड थीम वाला टॉपिक मैं अलग से कवर कराऊंगी। इस बार की थीम है हमारी ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी कि आर पार आर प्लैनेट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो ये चिता आंदोलन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। आप सभी को मालूम है भारत की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें कि मध्य प्रदेश में कटनी के साइड से बहने वाली जो केन नदी है और रायसेन के कुमरा गांव से निकलने वाली जो बेतवा नदी है ना, ये हालांकि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से तो मिल जाती है, लेकिन इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में जो शुष्क क्षेत्र हैं, इन तक पानी पहुंचाने के लिए इन दोनों नदियों का पानी कनेक्ट किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में आने वाले जो निवास हैं, जहां पर लोग रहते हैं, आवास है, इन्हें नष्ट किया जा रहा है, इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, पलायन किया जा रहा है इनका, जिसके कारण लोग बगावत कर रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर चिता आंदोलन चलाया गया। और हैरान वाली बात यह है कि किसी भी मीडिया के द्वारा इस न्यूज को कवर नहीं किया गया है। ये तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बातें पता चली हैं, जिसमें कि स्थानीय लोगों के द्वारा ये बगावत की जा रही है। अच्छा, यहाँ आप ये भी याद रखिए, चिपको आंदोलन जो है ये तो आप उत्तराखंड से रिलेट कर सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। हालांकि यही मध्य प्रदेश से ही आप रिलेट कर सकते हैं। मेधा पाटेकर नाम यहाँ से एक रिलेट करेंगे यदि। हाल ही में प्रस्तावित जो G20 उपग्रह जो चर्चे में था, ये उपग्रह मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है? तो ये जलवायु प्रदूषण और मौसम निगरानी हेतु एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, हालिया भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रिया इसलिए न्यूज में आया है क्योंकि अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा रही, जो 4 दशकों लगभग 40 साल से अधिक समय के बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की पहली यात्रा थी। ऑस्ट्रिया में कह रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं। भारत और ऑस्ट्रिया ने आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पॉइंट तो सही है, लेकिन ये याद रखें ऑस्ट्रिया नाटो का मेंबर नहीं है। जैसे भारत नहीं है वैसे ऑस्ट्रिया भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा वर्ष 2026 में प्रस्तावित जो यूनिवर्सल किल स्विच रहा है, इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं।
क्या ये केवल यूपीआई आधारित लेन देन को भी धोखाधड़ी की कैटेगरी में रखता है और तुरंत फ्रीज करने के लिए अनुमति देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि केवल यूपीआई से ही जो धोखाधड़ी हो इसी पर ये चिंता करे। किल स्विच जो है एक यूनिवर्सल सुविधा है। इसका उद्देश्य केवल यूपीआई नहीं बल्कि किसी भी तरीके से किसी भी डिजिटल पेमेंट माध्यम जैसे यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, कार्ड लेन देन, इनके माध्यम से यदि धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत इसे ब्लॉक किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट गलत है। एक बार एक्टिव होने के बाद किल स्विच खाता धारक द्वारा निर्धारित सभी मौजूदा लेन देन कॉन्फ़िगरेशन को निरस्त कर देता है। दूसरा पॉइंट सही है। किल स्विच सक्रिय करने के बाद सेवाओं को फिर से चालू करने के लिए, मतलब किल स्विच से सारी चीजें ब्लॉक हो गई, इसे जब आपको फिर से एक्टिवेट करना है तो दोबारा चालू करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा फिजिकली रूप से, तभी चालू होगा। नहीं, इसका डिजिटल ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रेलॉस समझौता लागू किया है? तो रशिया यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। रेलॉस है क्या? फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट। ये एक सैन्य लॉजिस्टिक साझाकरण समझौता है जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डे, बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स और हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस समझौते के तहत भारत और रशिया एक दूसरे के देश में 3000 तक सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्ध पोत है जो कि तैनात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार किस भाषा को अंग्रेजी के साथ पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो यहाँ से खासी और गारो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ एड में। मतलब कि यहाँ पर ऑफिशियली जो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी उसी तरह से खासी और गारो को भी ऑफिशियली तौर पर मान्यता दी गई है मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार। तो मेघालय की 2 नई भाषाएं आपको यहाँ से रिलेट करना है। भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क के संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जस्ट मैंने बताया, याद करिए। क्या इसे लेह लद्दाख में स्थापित किया गया? बिल्कुल ये पॉइंट सही है। क्या ये जांस्कर नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर तो गलत हो गया। रिलेट कीजिए कौन सी नदी मैंने आपको बताई है। चलिए दूसरा पॉइंट गलत हुआ। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थलों से जो प्राचीन रॉक कैर्विंग्स हैं इनका संरक्षण करना। तो पहला और तीसरा पॉइंट सही है। तो पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जांस्कर नदी के किनारे स्थापित नहीं किया जा रहा है भाई, इसे सिंधु नदी के किनारे स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल है, गगनयान मिशन के संदर्भ में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना है। इस मिशन की अवधि 3 दिनों की है और इसमें पीएसएलवी प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, यहाँ LVM-3 इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से पहला और दूसरा पॉइंट बस सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन के संदर्भ में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे अपोलो युग के बाद चंद्रमा के लिए ये पहला मानव युक्त मिशन है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। क्या इनकी लैंडिंग की जाएगी? नहीं, केवल ये परिक्रमा करेंगे। दूसरा पॉइंट गलत है। और इसमें ओरियन अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल के नए CEO अप्रैल के महीने में बन गए हैं जॉन टर्नस। इसके पहले कौन थे? टिम कुक, और टिम कुक को रिप्लेस कर दिया है जॉन टर्नस ने। 1 सितंबर 2026 से पदभार संभालेंगे। एप्पल का फॉर्मेशन ईयर 1976 कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है। अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। लिंडा यकारिनो ट्विटर की CEO हैं। सुंदर पिचाई जो है ये गूगल की CEO हो जाएंगे। ग्रीन नोबल कहे जाने वाला जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है 2026 का, ये कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है इससे? तो कुल 6 महिलाएं इससे सम्मानित हैं। इन सभी के नाम मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय महिला शामिल नहीं है। जो महिला शामिल है, नाइजीरिया की इरोरा, साउथ कोरिया की बोरिम किम, यूके की सारा फिंच, पापुआ न्यू गिनी की थियोनिला, अमेरिका की अलाना अकाक और कोलंबिया की यूवेलिस मोरालिस। 37 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस कैटेगरी में सभी विजेताएं हैं जो कि महिलाएं हैं। ये विजेता 6 महाद्वीपों से हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय के लिए जमीनी स्तर पर एकदम ग्राउंड लेवल पर काम किया है। अगला क्वेश्चन है, R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत ने खरीदने की घोषणा करी? आंसर इसका रशिया हो जाएगा। तो भारत जो है ये रशिया से कुल 300 R-37M मिसाइल खरीदने जा रहा है। इसकी जो क्षमता है ये 300 से 400 किलोमीटर तक की है।
और 300 से 400 किलोमीटर हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कुल मिलाकर के अग्रीमेंट किया क्यों जा रहा है? भारत की जो वायु क्षमता है इसे मजबूती प्रदान करने के लिए। ऑप्शन में फ्रांस भी लिखा हुआ है, जिसके साथ भारत का राफेल विमान को लेकर के अग्रीमेंट है। हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। पूछा यह जा रहा है, यूनेस्को द्वारा 2026 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? आंसर इसका रियो डी जेनेरो, ब्राजील है। अभी हमने देखा 9वें नंबर का जो इंडियन ओशन समिट था, पोर्ट लुइस ने होस्ट किया। लास्ट ईयर का जो बिम्स्टेक समिट था, बैंकॉक थाईलैंड ने होस्ट किया। और यही जो विश्व पुस्तक राजधानी है, पिछले वर्ष चुना गया था मोरक्को के राबात को। किस खाड़ी देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है? तो यूएई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जिसे आप ओला उबर करते हैं जमीनी स्तर पर यूज करने के लिए टैक्सी सेम, वैसे ही हवाई टैक्सी का अब इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार यूएई के शहर दुबई में। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 160 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक टैक्सी में एक पायलट के साथ 4 यात्री बैठ सकते हैं। अब एयर टैक्सी तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये महंगी ही होगी। हाल ही में चाइना के द्वारा जो तियांगोंग अंतरिक्ष मिशन है, इसके लिए पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया। तो इसी से रिलेटेड 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तो ये है, चाइना ने पहली बार अपने मानव अंतरिक्ष मिशन में किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्री को शामिल किया है। बिल्कुल किया है। कहाँ का है ये? पाकिस्तान का। चयनित उम्मीदवारों में से एक अंतरिक्ष यात्री को पेलोड विशेषज्ञ के रूप में मिशन में शामिल किया जा सकता है। और ये पहल चाइना और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष सहयोग और रणनीतिक साझेदारी दर्शाती है। तो तीनों ही पॉइंट यहां से सही हैं। अभी क्या हुआ है कि भारत के जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो कि इंडियन आर्मी के प्रमुख थे अप्रैल महीने तक, अब तो धीरज सेठ बन गए हैं। तो क्या अप्रैल के महीने में इन्हें अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? पहला पॉइंट सही है। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी हैं? नहीं, ये तीसरे हैं। और ये सम्मान केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा की हो। तो उपेंद्र द्विवेदी तो अमेरिकी सेना में थे ही नहीं, भारतीय सेना में थे। तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट गलत है, केवल पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। इन्हें सम्मानित तो किया गया है और ये सम्मान को पाने वाले तीसरे भारतीय हैं, वीके सिंह और विक्रम सिंह के बाद। और ये सम्मान केवल अमेरिकी सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाता है। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। आरबीआई के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 700 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है। ये पॉइंट सही है। और विदेशी मुद्रा भंडार में केवल स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण हुई है। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसमें जो वृद्धि देखी गई है ये केवल स्वर्ण भंडार के कारण देखी गई है? नहीं, केवल पहला पॉइंट सही है। तो ये वृद्धि हुई कैसे है विदेशी मुद्रा भंडार में? इसके कई घटक शामिल है, जैसे कि विदेशी मुद्राएं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो एसडीआर होता है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति। किस राज्य में भारत की पहली निजी सोने की खदान शुरू की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहां पर? कुर्नूल में, कुर्नूल जिले में। और आजादी के बाद ये भारत का पहला निजी गोल्ड माइन है। इसमें रोजगार खनन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ये जो भारत की पहली बड़ी निजी सोने की खदान है, इसका ऑपरेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये आपको याद रखना है। हाल ही में पहले विश्व युद्ध के 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम इराक के किस स्मारक में जोड़े गए हैं? तो ये बसरा स्मारक हो जाएगा। कहां पर है? ये इराक में है। ये पहल राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग द्वारा की गई है। ये सैनिक मेसोपोटामिया अभियान के दौरान शहीद हुए थे, लेकिन पहले इन्हें व्यक्तिगत रूप से याद नहीं किया गया था। तो इनके नाम पद और रेजिमेंट दर्शाने वाले डिजिटल पैनलों के माध्यम से इनके नाम ऐड किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश में कॉर्न का शीर्ष निर्यातक देश बना? तो ब्राजील यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो घरेलू मांग ज्यादा है, देश में ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, और कीमतें अधिक होने के कारण जो है ये बांग्लादेश अब डायरेक्ट ब्राजील से मंगवा रहा है। तो इस मामले में भारत इससे पीछे हो चुका है। लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी। तो अब यहाँ पर कुल कितने जिले हो गए हैं? 7। अभी तक लद्दाख में आप 2 जिले पढ़ते थे, लेह कारगिल। अब 5 नए जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा, राज्यपाल जो उपराज्यपाल है नाम याद रखें, विनय कुमार सक्सेना।
लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, धीरज सिंह ठाकुर को रिप्लेस करते हुए। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की भी जज रह चुकी हैं। भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत किस देश को 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये भारत देने जा रहा है पड़ोसी मालदीव को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। तो भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत ये फाइनेंशियली सहायता देने का वादा किया है। ये सहायता करेंसी स्वैप के रूप में दी जा रही है, जिसका उद्देश्य है मालदीव की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए मदद करना। ये कदम भारत का पड़ोसी प्रथम यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। मालदीव की भी बात की जाए, ये है मालदीव। कैपिटल माले करेंसी रुपया, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू है। मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू किया, जो 1 जनवरी 2007 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू खरीदने, उपयोग या बेचने से रोकता है। ई कुवरीन अभ्यास भारत का मालदीव के साथ है। मनी स्वैप फ्रेमवर्क को लेकर भी समझौता भारत का इसी कंट्री के साथ रहा है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला ये पहला देश हो जाएगा। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने अप्रैल 2026 में ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने का ऐलान किया? अब अलग होने का ऐलान किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ओपेक और ओपेक प्लस स्टैटिक जीके में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आंसर तो इसका UAE है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ओपेक प्लस क्या है? तो ओपेक प्लस उन देशों का गठबंधन है जो ओपेक के सदस्य तो नहीं है, लेकिन तेल उत्पादन और निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इसमें शामिल मेंबर कंट्रीज भी मैंने मेंशन कर दी हालांकि। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो यहां से अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी यहां से नासा है। नासा के फैक्ट हम देख चुके हैं। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा है। रशिया की रॉसकॉस्मोस है। भारत की इसरो है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप बिल्कुल मिस ना करें। साइंस एंड टेक कल या परसों हम डिस्कस कर लेंगे, जहां पर सभी देशों की स्पेस एजेंसीज और उनके मिशन डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो हम इस मंथली करंट अफेयर में लगभग 75 से 80 करंट अफेयर देख रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है डेज एंड थीम, इवेंट, समिट, फेस्टिवल, रैंकिंग, इवेंट एंड समिट, सब कुछ आपका टॉपिक वाइज में आ रहा है। किस देश ने दरियाई घोड़ों को कोकीन हिप्पो का नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बताकर इसमें से 80 को मारने का फैसला किया? तो ये कोलंबिया से रिलेट करके हमने पढ़ा था, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है। कोलंबिया इसे मारने क्यों जा रहा है, एकदम बेसिक से समझते हैं। 1980 के दशक में लगभग आप कह सकते हैं 45-46 साल पहले एक कुख्यात ड्रग तस्कर था जिसका नाम पाब्लो एस्कोबार था। इसने इलीगल तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवर दुनिया भर से मंगाए थे जो कोलंबिया के थे ही नहीं। तो जब एस्कोबार मर गया तो जानवरों को चिड़ियाघर में दूसरे देशों में भेज दिया गया, लेकिन इसमें 4 हिप्पो को ना जंगल में छोड़ दिया गया था। अब इतने सालों में उन्हीं 4 हिप्पो की संतानें हैं जो उत्पन्न होकर के 250 से ज्यादा हो गई हैं, और ये कोलंबिया के मैग्डालेना नदी बेसिन में तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हिप्पो को नहीं मारा गया तो आने वाले सालों में यानी कि 2035 तक इनकी संख्या 1500 तक हो सकती है। हिप्पो दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी नहीं है, याद रखें। ये दरियाई घोड़े मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और हर दिन लगभग 40 किलोग्राम छोटी घास चरते हैं। 40 किलोग्राम एक हिप्पो इसमें से खा रहा है, जो कि इसकी जैव विविधता के दृष्टि से खतरा बताया है कोलंबिया ने। जहां पर अनंत अंबानी ने कह दिया है कि भाई आप इसे मारे ना, ये आप हमें दे दें और हम इसे वंतारा में स्थापित कर लेंगे, वही जामनगर वाला वंतारा। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? यानिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फाइनल मुकाबला है जो ये लास्ट मार्च में खेला गया फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में। इन्होंने फाइनल में चेक रिपब्लिक की जेरी लेहेका को हराया है, और यानिक सिनर इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। और यही मियामी ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल दूसरी बार जीता है किसने? अरियाना सबालेंका ने। ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से और इन्होंने अमेरिका की कोको गॉफ को हरा करके ये खिताब जीता। इनका लगातार दूसरा मियामी ओपन खिताब ही रहा था।
तो यहाँ से हमने डिस्कस किए हैं आज कुल 76 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए जरूर ऐड हो जाए, परेशान नहीं होंगे, शाम तक अपडेट कर दूंगी। शाम को इंडेक्स एंड रैंकिंग वाली क्लास देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मार्च महीने के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।